नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ यूपी आरवीएनएल टीजी2 इलेक्ट्रीशियन का पेपर लेकर के। ये जो पेपर है रिसेंटली 21 दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, उसी का पेपर है और ये मेरा पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट में वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें प्रत्येक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये 5 नंबर पार्ट है और यहाँ 101 नंबर क्वेश्चन से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यदि इससे के पहले के पार्ट को आप नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर प्लीज़ कीजिएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन हम 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कार्क स्क्रू नियम का उपयोग डॉट डॉट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जब आप मैग्नेट पढ़ेंगे तो उसमें इससे संबंधित एक नियम आता है जिसे हम राइट हैंड रूल बोलते हैं। तो राइट हैंड रूल जो होता है, राइट हैंड रूल ये जो होता है, इसी का दूसरा नाम जो होता है ग्रिप रूल भी होता है। अब इसमें दो कंडीशंस होते हैं, तो एक तो होता है राइट हैंड रूल और एक जो होता है कार्क स्क्रू। तो कार्क स्क्रू में क्या है कि कार्क स्क्रू में एक स्क्रू होती है। यह स्क्रू दो चीज हमें बताती है। एक तो पहला इसमें होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता किस दिशा में है, उस दिशा को ज्ञात करने के लिए यही स्क्रू पिच बताता है। तो यह जब रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो इसका रोटेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और जब स्क्रू ऊपर नीचे, जब इसको खोलेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा और जब इसको कसेंगे तो नीचे की तरफ। तो ऊपर और नीचे का जो डायरेक्शन होता है वो करंट को बताता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्क स्क्रू नियम करेगा क्या, तो यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 102 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन से विकल्प गलत हैं। मतलब कोर टाइप ट्रांसफार्मर के मुकाबले सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है इसके और सेल टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें बाइंडिंग जो होती है कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग होती है। सेल टाइप में जो वाइंडिंग होती है वो सैंडविच वाइंडिंग होती है। इसके बाद कोर टाइप में फ्लक्स लीकेज का जो रास्ता होता है वो ज्यादा, मतलब फ्लक्स लीकेज ज्यादा होगा कोर टाइप में और सेल टाइप में कम होता है। इसके बाद मैग्नेटिक पाथ की बोला जाए तो कोर टाइप में मात्र एक होता है लेकिन सेल टाइप में दो होता है। इसके बाद अगर लिंब की बात किया जाए, जो कि इसी पेपर में पूछा गया था कि कोर टाइप में और सेल टाइप में लिंब कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कोर टाइप में 2 लिंब होते हैं जो वर्टिकल होता है, लेकिन सेल टाइप में 3 लिंब होते हैं। अब ये 3 लिंब होते हैं तो किस पर बाइंडिंग होती है, तो सेंटर लिंब पे बाइंडिंग होती है। और आउटर जो 2 लिंब होते हैं इनका जो एरिया होता है वो सेंटर लिंब का आधा एरिया होता है। तो ये तो रहे कुछ डिफरेंस, लेकिन अब इसके मुकाबले किया जाए कि सेल टाइप में होगा क्या, तो सेल टाइप में जो लॉसेस होते हैं वो कम से कम होते हैं। इसके बाद सेल टाइप की जो इफिशियंसी होती है कोर टाइप के मुकाबले बेहतर होती है, क्योंकि इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है सेल टाइप में, कोर टाइप में ज़्यादा होता है। इसके बाद सेल टाइप में अनुरक्षण जो होता है वह आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें सैंडविच वाइंडिंग होती है और सैंडविच का मतलब होता है
कोर के पास हम LV बाइंडिंग, उसके बाद HB, उसके बाद LB, उसके बाद HB, ये जो बाइंडिंग होती है वो सैंडविच बाइंडिंग होती है। तो ये थोड़ा सा कठिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो कह रहा है कि कम हानियां होती है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि लीकेज कम होता है ना सेल में, तो हानियां भी कम होंगी। यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होगी, मजबूत होगा, ये भी बात सही है, सेल टाइप में होगा ऐसा। प्राकृतिक शीतलन मौजूद होता है, क्योंकि सैंडविच वाइंडिंग होती है तो फिर इसमें नेचुरल कूलिंग आसान होती है। ऑप्शन सी जो कह रहा है कि अनुरक्षण आसान होता है, ऐसा सेल टाइप में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सेल टाइप के गलत स्टेटमेंट को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 103 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि वह अग्र वोल्टेज जिस वोल्टेज से धारा अचानक बढ़ने लगती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें दो कंडीशंस होती है डायोड में। डायोड में एक तो ये रहा फॉरवर्ड और एक ये जो होता है रिवर्स होता है। तो देखिए, फॉरवर्ड में जिस वोल्टेज पर अचानक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दे तो वो फॉरवर्ड के कंडीशन में वो नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज फॉरवर्ड के केस में। अब यह फॉरवर्ड ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स बायस में पूछा जाता तो रिवर्स बायस में दो आते हैं। कौन कौन? तो एक तो होता है जेनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांची ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन ये रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होते हैं और इन पर करंट अचानक फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जेनर जो ब्रेकडाउन होता है रिवर्स में, इसकी वोल्टेज फिक्स होती है, यह 0.6.7 पर यह ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन जो रिवर्स में एवलांची ब्रेकडाउन है, यह इससे कम पर इससे अधिक पर उसका फिक्स नहीं हो पाता है। तो ये दोनों हैं, रिवर्स के ब्रेकडाउन है और फॉरवर्ड में एक ही होता है, नी ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ फॉरवर्ड का पूछा था, इसलिए नी वोल्टेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रेकडाउन का भी आप याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है फॉरवर्ड का, तो फिर रिवर्स का भी बन सकता है। 104 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक बल विद्युत परिपथ में डॉट डॉट के सदृश होता है। कहने का मतलब है कि जो चुंबकीय परिपथ में है वह विद्युतीय परिपथ में किसके समान है। अब यहाँ पूछा है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब कि MMF ये किस में होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में होता है। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स मतलब चुंबकीय वाहक बल होता है। यह विद्युतीय सर्किट में किसके समान होता है, तो EMF के समान होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चुंबकीय परिपथ में जैसे रिलक्टेंस होता है उसी तरीके से विद्युतीय परिपथ में रेजिस्टेंस होता है। जिस तरीके से चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स होता है उसी तरीके से विद्युतीय परिपथ में धारा होती है। जिस तरीके से चुंबकीय परिपथ में परमियंस होता है उसी तरीके से विद्युतीय परिपथ में चालकत्व होता है। ये जरूर आप याद रखेंगे। अगला 105 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को 2 वोल्ट से बढ़ाकर 10 वोल्ट करने पर किसी ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है तो आउटपुट प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए, आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपन आउटपुट करंट। अब यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज है वो 2 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 वोल्ट का आ रहा है। अपन करंट जो है वो 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर हो रही है, तो फिर इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, चूंकि मिली एम्पियर है। अब ये मिली को ऊपर, मिली का मतलब क्या है, 10⁻³ मीटर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 8 × 10⁻+3/1 हो जाएगा। तो 1 से भाग देंगे तो पुनः यही चीज आएगी।
अब 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, किलो भी लिख सकते हैं। हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, तो इसका मात्रक ओम हो जाएगा, अर्थात 8 किलो ओम। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 106 नंबर, 106 में कहा जा रहा है कि संतुलित स्टार से जुड़े किसी 3 फेज स्टार में लाइन वोल्टेज 50 एम्पियर है तो फेज धारा क्या होगी। अब स्टार के कंडीशन में, इससे पहले भी मैंने स्टार और डेल्टा को इसी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ स्टार में कंडीशंस क्या होती है, तो स्टार में लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज होता है। इसके बाद स्टार में ही लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। यहाँ कहा है कि लाइन करंट जो है 50 है, तो लाइन करंट 50 है, इसका मतलब कि फेज करंट भी 50 होगी, क्योंकि स्टार के कंडीशन में लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर, 107 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अतिरिक्त वोल्टेज उच्च वोल्टेज के मामले में घोषित आपूर्ति वोल्टता क्रमशः उच्चतर छोर पर डॉट डॉट से अधिक या निम्न छोर से कम। देखिए इसमें क्वेश्चन भले लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन किया है, इसका पूरा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यदि लो एंड मीडियम पूछा जाता है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप मान्य है, तो लो एंड मीडियम में 5% और इसी को अपडेट करके 6% भी कहा जाने लगा है। तो 5% और 6% दोनों होते हैं लो एंड मीडियम में। उसके बाद हाई एंड एक्स्ट्रा हाई में कितने का वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, तो 10% से लेकर के 12.5% का हो सकता है। इसके बाद कोई जब हम उपकरण ऑन करते हैं तो उसके मेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे आप अपने घरों में हीटर चलाते हैं तो हीटर जब ऑन करेंगे तो थोड़ा सा लाइट में फ्लैक्चुएशन आएगा। वही कहा जा रहा है कि जब स्विच यानी मेंस ऑन किया जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप कितने का होना चाहिए, तो वह जो होना चाहिए वह 3% का होना चाहिए मेंस पर, ये याद रखिएगा। इसके बाद इसी से एक मिलता जुलता और डाटा होता है कि फ्रीक्वेंसी में कितने % का वेरिएशन होना चाहिए, तो प्लस माइनस वो भी 3% होता है। तो यहाँ पूछा है हाई एंड एक्स्ट्रा हाई का, हमने आपको बताया 10 से 12.5%। ऑप्शन नंबर बी में भी दिया जा रहा है कि 10 से 12%, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 108 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि आग को कंबल से बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आग को बुझाने की 3 प्रक्रिया होती है। पहली जो होती है कि अगर कहीं आग लगी है, जैसे यहाँ आग लगी है, और जब आग लगी है तो यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को काट करके आग बुझाते हैं तो इसे कहते हैं स्मूथरिंग। तो ये बताइए, आग लगी है और इसको कंबल से ढक दिया गया, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्मूथरिंग कहेंगे। और यही क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं आग लगी है और इसके ईंधन की सप्लाई को हम काट करके आग बुझा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को स्टार्विंग कहा जाता है। और जहाँ आग लगी है वहाँ पे हम जल की बौछार का उपयोग करके आग बुझा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम कूलिंग कहते हैं। यही तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, आप इन तीनों को जरूर याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 109 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि बेस लाइन सपोर्ट में शब्द एबीसी का मतलब क्या होता है। एबीसी का मतलब है कि ए से क्या है तो एयरवे होता है, बी से क्या है तो ब्रीदिंग होता है, और सी से क्या होता है सर्कुलेशन होता है। तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन है कि रॉड गैप टाइप तड़ित निरोध निवर्तक
यानी लाइटनिंग अरेस्टर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। तो देखिए, लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो रॉड है, इम्पल्स है, हॉर्न गैप है, ये सब है। लेकिन इन सब में अगर सस्ता जो माना जाए, इंस्टॉल करने में भी सस्ता माना जाए, कॉस्ट से भी सस्ता माना जाए, तो वो सबसे अच्छा बेहतरीन जो होता है वो रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर होता है। इसकी जो संरचना होती है कुछ यूं होती है, यहाँ से और यहाँ से रॉड नुमा ये रहता है। तो यह पूछा गया है कि इसमें कौन सा इसका गलत स्टेटमेंट है, मतलब कि इस रॉड गैप के गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो हमने पहले ही इसका जिक्र किया कि रॉड गैप जो होता है वो सस्ता होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह सस्ता तड़ित है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद मजबूत होता है, बिल्कुल सही है, और इंस्टॉल करना भी इसको सरल होता है। लेकिन इसमें ये जो कह रहा है कि पावर फ्रीक्वेंसी फॉलो करंट बाधित करता है, तो ऐसा नहीं होता है, ये बाधित नहीं करता है। तो इसके लिए यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यही कहा है कि यह पावर फ्रीक्वेंसी फॉलो करंट को बाधित करता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो बाधित नहीं करता है रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर। तो यही गलत है, गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसका फिगर आप सब जरूर याद रखेंगे, क्योंकि फिगर दे करके भी इससे क्वेश्चन बनने लगे हैं कि ये बताइए कि कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर है। ऐसा भी यूपीआरवीएनएल में क्वेश्चन देखने को मिला था अदर शिफ्ट में। अब तो पहली शिफ्ट का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसी तरीके से तीनों शिफ्ट का हम क्वेश्चन आपके बीच लाते रहेंगे और कंप्लीट करा भी देंगे। देखिए, इसको देख करके, इस सिंबल को देख करके आपको बताना है कि ये किसका है। तो यहाँ देख भी रहे हैं आप सब कि इसमें 3 टर्मिनल दिया गया है, बेस 1, बेस 2 और एमीटर। तो ये यूजेटी का होता है। यूजेटी मतलब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये बेस, 2 बेस वाला एकमात्र यही है यूजेटी। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें पीएन जंक्शन कितने बनते हैं? तो इसमें एक पीएन जंक्शन बनता है। तो फिर इसमें डिप्लेशन लेयर कितनी होती है? तो ये भी रखिएगा, याद रखिएगा, एक डिप्लेशन लेयर भी बनती है। इसके बाद अदर इसके देख लीजिए, जेएफईटी का फुल फॉर्म जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। अब इसमें एक और चीज देख लीजिए इसमें कि पूछा जाता है कि बेस 1 और बेस 2 के बीच रेजिस्टेंस कितना होता है? तो 5 किलो ओम से 10 किलो ओम तक इसका रेजिस्टेंस होता है। यूजेटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यूजेटी का प्रयोग रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में यूजेटी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर रखता है यूजेटी। अगला जो क्वेश्चन है कि द इफिशियंसी ऑफ स्मॉलर यूनिवर्सल मोटर इज अराउंड। अगर स्मॉलर टाइप का यूनिवर्सल मोटर है तो उसकी इफिशियंसी क्या होती है? यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। इसमें एक और गुण होता है कि यह एसी और डीसी पर समान रूप से वर्क करता है। इसको प्रीफर कहाँ किया जाता है? तो जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम यूनिवर्सल मोटर को प्रीफर करते हैं। इसीलिए लोकोमोटिव ट्रेन में भी हम यूनिवर्सल मोटर को भी प्रीफर करते हैं। तो अगर यूनिवर्सल मोटर स्मॉलर है तो उसकी इफिशियंसी जो होती है वो 30% के अराउंड होती है। अब यहाँ 30% ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ध्यान से आप सब जरूर देखेंगे। 113 नंबर में कहा जा रहा है कि पूर्ण भार पर चलने वाली 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है, तो घूर्णन गति क्या होगी? मतलब रोटर की वास्तविक स्पीड क्या होगी, आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आप सब ने पढ़ा होगा कि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्टेटर स्लिप परसेंट इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से रोटर फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है 1.5 इक्वल टू स्लिप अपन 100 इनटू
सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 दूनी का 100 और 100 हो गया 2 बार में, तब 15 दूनी का 30 और एक अंक दशमलव काटेंगे तो 3 हो जाएगा। स्लिप का मान कितना हुआ? 3 हुआ। अब जब 3 स्लिप का मान हुआ तो याद रखिएगा, अब क्या करते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं। तो NS इक्वल टू 120 F/P, तो 120 इंटू F मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 अपन पोल कितना है 6, 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10, 1000 हो जाएगा। तो ये तो रहा सिंक्रोनस स्पीड 1000। चूंकि सिंक्रोनस स्पीड है तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की स्पीड कम होनी चाहिए। वो कितना कम होगी? तो स्लिप के बराबर। अब स्लिप हमने कितना निकाला? 3% निकाला। तब इस सिंक्रोनस स्पीड का NS का अगर हम स्लिप परसेंट निकाल दें 3%, तो जो आएगा वह रोटर की स्पीड होगी। 3% इसका हम निकाल रहे हैं। 0 से 0, ये 0 से 0, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। इसके बाद अब ये 30 जो आया, ये रोटर की स्लिप पर स्पीड 30 आई। तो अब क्या करेंगे? तो सिंक्रोनस स्पीड 1000 थी, माइनस 30 घटा देंगे तो इसमें से माइनस होगा 970 आएगा। ये रोटर की वास्तविक स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है? मटेरियल के हिसाब से 3 होंगे। एक तो होगा PTC, एक होता है NTC और एक होता है ZTC। PTC सभी कंडक्टिव मटेरियल PTC के अंतर्गत आएंगे और इसी का दूसरा नाम सेंसीटर भी होता है। और जितने भी सिल्वर होगा, कॉपर होगा, ये सब PTC के अंतर्गत आएंगे। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, चालकता घटेगी। NTC में जितने भी सेमीकंडक्टर हैं और इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, सब NTC के अंतर्गत आएंगे और इसका दूसरा जो नाम होगा थर्मिस्टर होता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर रेजिस्टेंस घटेगा, चालकता बढ़ेगी। और ZTC का मतलब होता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें 2 मात्रा आएंगे, एक तो होगा यूरेका जिसका दूसरा नाम कॉन्स्टेंटेनस होता है, और एक होता है मैग्नीन। ये जो होते हैं ZTC के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि इस पर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम स्टार्टर में करते हैं। तो NTC कार्बन, जितने भी बोले कि सेमीकंडक्टर, सिल्वर है PTC में आएगा, कॉपर है PTC में, ब्रास है PTC में। चूंकि कार्बन जो है यह सेमीकंडक्टर में होता है, इसीलिए यह NTC के अंतर्गत आएगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि ज्यावक्रीय तरंग के लिए शिखर गुणांक यानी पीक फैक्टर का मान कितना होता है? तो ज्यावक्रीय में यानी साइनोसुडल में पीक फैक्टर का मान 1.414 होता है। क्योंकि अब इसी में पीक फैक्टर का पूछा है तो पीक फैक्टर का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगर फॉर्म फैक्टर की बात किया रहता साइनोसुडल में तो 1.11 होता, किसका? फॉर्म फैक्टर का हो जाता है। इसके बाद अगर RMS मान आपसे पूछा जाए तो RMS मान इक्वल टू 0.707 Imax या Vmax कर देंगे। इसके बाद अगर एवरेज मान पूछा जाए तो यहाँ पे 0.637 Vmax या Imax कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला 116 नंबर है। इसमें कहा जा रहा है कि एक BJT के टर्मिनल को डॉट डॉट से नामित किया जाता है। अब BJT के बात किया गया है तो ध्यान से इसको देखिएगा। ये तो होता है एमीटर, ये हो जाता है बेस और ये होता है कलेक्टर। तो 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन? एमीटर, बेस, कलेक्टर। ऑप्शन देखिए, ए में दिया है एमीटर, बेस, कलेक्टर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगर जंक्शन की बात किया जाए कि इसमें कितने जंक्शन होते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जंक्शन कितने होंगे। लेयर पूछा जाए तो लेयर कितनी होंगी, तो उसको देखिए। जंक्शन पहले देखते हैं, तो यहाँ पे जंक्शन 1 बना और यहाँ पे एक जंक्शन बना, यानी इसमें जंक्शन जो होंगे वो 2 होंगे। इसके बाद लेयर की बात किया जाएगा तो लेयर कितनी होगी? तो 1 2
3 3 लेयर हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर की बात किया जाए तो जितने जंक्शन होते हैं उतने डिप्लेशन लेयर भी होगी, तो इसमें डिप्लेशन लेयर भी 2 होगी। इसके बाद डोपिंग के हिसाब से जाएंगे तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, तो एमीटर की सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, इससे कम कलेक्टर की होती है और सबसे कम बेस की होती है। एरिया पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया कलेक्टर का होता है, इससे थोड़ा सा कम एरिया एमीटर का होता है और सबसे कम बेस का होता है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन है, ये तो स्टेटमेंट है, अर्थिंग्स है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे कॉमन ये है, आप आंसर दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि अर्थ के सामान्य द्रव्यमान के साथ वैद्युतिक रूप से जुड़ी धातु की कोई प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो डॉट डॉट कहा जाता है, मतलब कि कोई ऐसा मेटल पार्ट जो जमीन के अंदर दबा दिया गया और वहां से कनेक्शन बनाया जा रहा है, तो वह जो जमीन में दबाई गई प्लेट है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वैसे में अर्थिंग आप सबने पढ़ा होगा कि अर्थिंग जो होती है 5 प्रकार की होती है। प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है, रॉड अर्थिंग होती है, वाटर टैप अर्थिंग होती है और एक स्ट्रिप अर्थिंग होती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 118 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 100 केवीए 2500 बाई 250 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार प्राथमिक धारा ज्ञात कीजिए। प्राइमरी करंट की बात किया गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है वोल्टेज पर। देखिए पहले जो है यानी 2500 ये प्राइमरी वोल्टेज है और 250 जो दिया है वो सेकेंडरी वोल्टेज है, यानी V2 है ये और ये V1 हो जाएगा। तो हम निकालना है हमको क्या, प्राइमरी करंट। तो अगर प्राइमरी करंट पूछा है तो यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज लेंगे, अगर सेकेंडरी करंट लिया रहता पूछा जाता तो फिर सेकेंडरी की वोल्टेज लेते। चूंकि प्राइमरी का करंट बताना है यानी I1 बताना है तो हम प्राइमरी की वोल्टेज लेंगे। तो केवीए कितना है 100, तो 100 किलो है, तो किलो को हम वोल्ट में चेंज कर दे रहे हैं, तो 1 किलो वोल्ट में कितना वोल्ट होगा, 1000 वोल्ट हो जाएगा। अपन प्राइमरी हमारी वोल्टेज कितनी है 2500 है, ये हो गया। अब ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 25 चौका 100 और ये एक जीरो, कितना हो गया 40 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में चालकत्व अधिक होता है। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें चालकता अधिक होती है, तो विद्युत की सर्वोच्च अगर चालक जो माना जाता है वो Ag होता है, यानी चांदी होती है। इससे कम थोड़ी सी कॉपर होती है, इससे थोड़ी सी कम गोल्ड होती है और इससे कम एल्युमिनियम होता है। ये क्रम है, याद रखिएगा। तो सबसे बेहतरीन जो विद्युत का चालक हुआ कौन हुआ, चांदी। Ag सिंबल होता है चांदी, सिल्वर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इससे थोड़ी सी कम कॉपर की होगी और इससे कम गोल्ड की होगी और इससे कम एल्युमिनियम की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 120, इसमें कहा जा रहा है, ये तो स्टेटमेंट है, इसमें तो कुछ कहना है नहीं, सब कुछ इसमें दिया है कि मध्य गोलीय कैंडल शक्ति और मध्य क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल कैंडल शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यह परिवर्तन गुणांक होता है, रिडक्शन फैक्टर का बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वह सभी वस्तुओं और एक मेंटेनेंस फैक्टर, तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वह और मेंटेनेंस फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होता है, मतलब 1.2 से लेकर के 1.4 तक होता है, लेकिन मेंटेनेंस फैक्टर का मान 1 से कम होता है, 0.6 0.8 के करीब होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 121 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कहाँ जुड़ा होता है। तो इसकी ड्राइंग हम देख लेते हैं। ये एक वाइंडिंग हो जाएगी और ये
एक वाइंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे सप्लाई दिया जा रहा है वोल्टेज, तो इसके और ये एक बाइंडिंग, तो ये सप्लाई के ठीक सामने जो बाइंडिंग हो रही है इसे हम रनिंग बाइंडिंग कहते हैं और इसी का दूसरा नाम मेन बाइंडिंग भी होता है। और इसके ठीक पैरेलल में एक बाइंडिंग आती है, इसे हम स्टार्टिंग बाइंडिंग कहते हैं और इसी को एक्सिलरी बाइंडिंग भी बोला जाता है। तो इसी एक्सिलरी या इसी स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर इंस्टॉल किया जाता है। तो कैपेसिटर ही पूछा था, तो कहाँ लगा? स्टार्टिंग बाइंडिंग या एक्सिलरी को सहायक बाइंडिंग भी कहते हैं, इसके सीरीज में लगाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि सहायक बाइंडिंग के सीरीज में, यानी स्टार्टिंग बाइंडिंग या एक्सिलरी बाइंडिंग के सीरीज में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 122 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोध में प्रदीपन की तीव्रता में वृद्धि के साथ रेजिस्टेंस घटता है। मतलब कि ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जिस पर प्रकाश की यदि तीव्रता डाली जाती है तो इसका रेजिस्टेंस घटने लगता है, तो उसे हम एलडीआर बोलते हैं। एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिस पर लाइट की तीव्रता डाली जाए तो वह रजिस्टेंस अपना घटाने लगता है, उसे ही हम एलडीआर बोलते हैं। और एलडीआर का फुल फॉर्म लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सेंसिटर पीटीसी को ही बोलते हैं, पीटीसी का दूसरा नाम सेंसिटर होता है। वीडीआर क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वैसा रजिस्टर जिस पर वोल्टेज यदि बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस घटने लगे, इसे हम वीडीआर कहते हैं। वीडीआर का पूरा नाम वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है और इसी का दूसरा नाम वरिस्टर भी होता है। और थर्मिस्टर जो है एनटीसी है, एनटीसी यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसी का दूसरा नाम थर्मिस्टर होता है। उम्मीद करेंगे कि ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अगला 123 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि यदि इनपुट सिग्नल के आधे चक्र से कम समय के लिए कलेक्टर धारा प्रवाहित होती है तो वह कौन सा एम्पलीफायर होगा। एम्पलीफायर क्लास के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। ए एम्पलीफायर होता है, बी एम्पलीफायर होता है, ए बी एम्पलीफायर होता है और सी एम्पलीफायर होता है। ए एम्पलीफायर जो होता है वह पूरे 360 एक चक्कर लगाने पर हमें आउटपुट देता है। बी जो होता है वह 180 डिग्री पर हमें आउटपुट देता है। ए बी जो होता है 180 और 360 के बीच हमें आउटपुट देता है। और सी जो होता है 180 से कम में ही हमें आउटपुट देता है। चूंकि यहाँ कहा है कि आधे से कम में, यानी 180 से कम में कौन देगा, तो आप देखिए यहाँ सी है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा जो भी हमने बताया उसको आप सब जरूर याद रखेंगे। 124 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कौन सा व्यंजक किसी चालक में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। तो मैक्सिमम विद्युत वाहक बल प्राप्त करना है तो उसका फार्मूला बनता है F बराबर बी एल वी साइन थीटा होता है। अब बी एल वी में हम देख रहे हैं कि टेन थीटा है, टेन थीटा गलत होगा। कास थीटा अगर लेंगे फिर 90 डिग्री रखेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। चूंकि कह रहा है कि मैक्सिमम चाहिए तो गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ साइन अगर 90 भी रखेंगे तो 90 कास साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये जब मैक्सिमम होंगे तो, चूंकि ये नहीं दिया है तो आप BL भी दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन होगा 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की विशेषता नहीं है। अब स्लिप रिंग जो है ये 3 फेज इंडक्शन मशीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक जो होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें अंतर क्या है, सिमिलर क्या है? दोनों सिमिलर में जाएंगे तो दोनों की जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो सेम होती है। अंतर है तो रोटर पे। अगर स्क्वायरल केस का रोटर देखेंगे तो इसके रोटर पर इंड रिंग के द्वारा छड़ों को शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है,
लेकिन स्लिप रिंग पे जाएंगे तो इसके स्टेटर पर सदैव वाइंडिंग होती है, और वह वाइंडिंग किस में होगी? तो सदैव स्टार में होती है। तो कहा जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मशीन में स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों की स्टेटर संरचना तो समान होती है, लेकिन रोटर संरचना अलग अलग होती है। अब यहाँ पे पूछा प्रश्न क्या है कि स्लिप रिंग के लिए जो स्टेटमेंट है वो विशेषता नहीं है। तो स्लिप रिंग की विशेषता में जाएंगे तो जहाँ पे हायर स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे इसे हम प्रीफर करते हैं। इसके बाह्य में हम रिहो स्टेट लगाते हैं, तो फिर वहाँ से करंट हम स्टार्टिंग में कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो बेहतर है। उसके बाद शक्ति गुणांक जो है वो इसका ज़्यादा होता है, अधिक होता है मुकाबले स्क्वायरल केस के। अब देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि निम्न स्टार्टिंग धारा निम्न होती है। बात सही है। क्यों? क्योंकि इसमें रियो स्टेट लगाए जाते हैं, तो वहाँ से हम करंट को कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इसके रेजिस्टेंस को हम हायर रखते हैं, और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती जाती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस को हम घटाते चले जाते हैं। स्टार्टिंग टार्क उच्च जो होता है मुकाबले स्क्वायरल केस के। इसके बाद पावर फैक्टर की बात किया जाता है, इसका पावर फैक्टर जो होता है वह मैक्सिमम होता है। अब इसकी दक्षता जो है ये कह रहा है कि मैक्सिमम है, दक्षता मैक्सिमम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वाइंडिंग जो होती है रोटर वाइंडिंग वो स्टार में होती है और वाइंडिंग उस पे होती है। तो वाइंडिंग होती है इसलिए इसमें कॉपर लॉस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो वाइंडिंग जो होती है कॉपर की होती है। तो ओवरऑल देखा जाता है कि इसकी इफिशियंसी जो होती है घट जाती है। क्यों? क्योंकि इसके रोटर पर वाइंडिंग होती है और स्टार से होती है, जबकि स्क्वायरल केज पर छड़ें डाली जाती है। तो यही इसकी गलत स्टेटमेंट है, मतलब इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता में इफिशियंसी अधिकतम नहीं है। इस स्लिप रिंग की इफिशियंसी कम होती है मुकाबले स्क्वायरल केज के। इसको प्रीफर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके बीच लाएंगे। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।